सीआरसी सिक्किम के इस श्रृंखला के 22वें वेबिनार में मौजूद आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशाल कांत पांडे, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी सिक्किम। आप सभी को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। सम्मानित आदरणीय निदेशक महोदय जी, परम श्रद्धेय आदरणीय आज की हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजलि अग्रवाल मैम, हमारे सीआरसी सिक्किम की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर महोदया, आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े इस पटल पर हमारे सभी प्रतिभागीगण, आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं। आज का हमारा जो विषय है उसका जो शीर्षक है, सभी के लिए सुगमता, समय की आवश्यकता के बारे में चर्चा करने के लिए इस पटल पर हम इकट्ठे हुए हैं, जो दिव्यांगजनों के साथ सामान्य जनों के लिए भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चर्चात्मक विषय समस्या है। सुगमता विषय की पृष्ठभूमि जानने के लिए हम सभी इस पटल पर इकट्ठा हुए हैं, जहां आज के वेबिनार में हमारे मुख्य अतिथियों, मुख्य वक्ता जो इस विषय पर सुगमता, एक्सेसिबिलिटी पर संपूर्ण जानकारी रखती हैं, और आपसे आज आप जब हमारे मुख्य वक्ता को सुनेंगे, आप लोगों को बहुत सारी जो जानकारियां चाहिए कि कैसे सुगम बनाया जाए अपने परिसर को, कैसे सुगम बनाया जाए रास्ते को, कैसे हम सुगमता दे सकते हैं, इस की सारी जानकारी आप सभी को मैम के माध्यम से, उनके विचारों से, उनके कार्यों से जो उन्होंने किया है, आप लाभान्वित होंगे। आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग हमसे जुड़कर इस विषय पर आज बहुत ही बृहद चर्चा होनी है, उसका लाभ आप सभी को मिलेगा। पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय है देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आज का जो हमने टॉपिक चुना है, जो हमारा विषय है, जो हमारा शीर्षक है, सभी के लिए सुगमता, समय की आवश्यकता, इस विषय को उठाने का यही है कि हम आप सभी इस फील्ड से जो जुड़े हैं, जो दिव्यांगजनों की सेवाओं में, चाहे पुनर्वास पेशेवर लोग हैं, चाहे स्पेशल एजुकेटर हैं, या सामान्य जो हमारा समावेशित स्कूल है उसके सामान्य स्कूलों के शिक्षक महोदय हैं, सभी को यह जानकारी हो। ये जानना जरूरी है कि हम कैसे सुगम अपने परिसर, अपने भवन, तो इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए के लिए, जैसा हमारे सीआरसी सिक्किम की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर महोदया की व्यस्तता के कारण यह सुअवसर मुझे ही प्राप्त हुआ है कि मैं आज सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथि का, प्रतिभागीगण का, सभी का स्वागत, वंदन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर महोदया जी के व्यस्तता के कारण मैं विशाल कांत पांडे, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी सिक्किम, आप सभी का स्वागत करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदया, आदरणीय निदेशक महोदया जी, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर महोदया, सम्मानित अधिकारी और कर्मचारीगण और प्रतिभागियों का पूरे सीआरसी सिक्किम परिवार की तरफ से इस पटल पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम अपने संरक्षक, परम आदरणीय यशस्वी निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी, राष्ट्रीय बेस्ट दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आपके कुशल मार्गदर्शन में हम सभी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहे, इसी कामना के साथ आपका पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अगले क्रम में मैं आज की मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर अंजलि अग्रवाल जी, नेशनल अवार्ड से जो सम्मानित हैं, संस्थापक एवं कार्यकारी निदेशक, सामर्थ्य नई दिल्ली, सदस्य नीति आयोग भारत सरकार और कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर रही आदरणीय मैम, सीआरसी परिवार
की तरफ से मैम का आज के इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारा निमंत्रण स्वीकार कर आपने जो सीआरसी परिवार को समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सीआरसी सिक्किम की रीजन कोऑर्डिनेटर महोदया मिस आइरिस मैम जी का भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैम, बिना आपकी सहायता, सुझाव एवं मार्गदर्शन के बिना हम ऐसे वेबिनारों का आयोजन या ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर पाने में सफल होंगे। आपकी सहायता, सुझाव एवं मार्गदर्शन की जब जब आवश्यकता होती है तब तब आप हमारा साथ देने के लिए तैयार रहती हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े समस्त प्रतिभागीगण और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े सभी महान भावों का मैं सीआरसी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इसी कामना के साथ कि ये वेबिनार आपके भविष्य में फलदायी एवं लाभकारी साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा मुझे विदित हुआ है, मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे संरक्षक परम आदरणीय यशस्वी निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी अति व्यस्तता के कारण आज इस पटल पर आशीष वचन नहीं देने आ पा रहे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय डॉक्टर अंजलि अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और अपने उद्बोधन से हम लोगों को अनुग्रहित करें। आदरणीय मैम। थैंक यू विशाल एंड बहुत बहुत धन्यवाद सीआरसी सिक्किम का कि उन्होंने आज का ये प्रोग्राम हमारा रखा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सुगम्यता जो बहुत जरूरी है, इट्स अ नीड ऑफ द आवर, और इसको किस तरीके से हम अपने क्षेत्र में और अपने रोजमर्रा के कार्यक्रमों में, रोजमर्रा के काम में, अपनी निजी जिंदगी में और जो जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह हम इसको एक्सेसिबिलिटी को लागू कर सकेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ती हूँ कि आज पहली बार सिक्किम ने ये जो प्रोग्राम रखा है, सीआरसी सिक्किम ने नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करने का ये पहला मौका मिला है, क्योंकि ज्यादातर जब भी हम लोग सुगम्यता की बात करते हैं तो वो प्लेन्स पे, मतलब कि अगर जितने भी हमारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर इजी होता है, आसान होता है करना, लेकिन अगर हम पहाड़ों की बात करें और हम ऐसे एरियाज की बात करें जहां पर सुगमता के अलावा हमें और कुछ भी पैरामीटर्स देखने होते हैं, कि जैसे ग्रामीण स्तर है, या हम लोगों को ये देखना है कि जहां पर हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, या इवन जो दार्शनिक स्थल है जहाँ कोई घूमने फिरने के लिए भी जा पाए और वहां तक पहुंचने के लिए अगर मुश्किलें हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ और एक प्रेजेंटेशन है बकायदा। आई होप कि वो आप लोगों को काफी अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगी। और दूसरी चीज है कि इसमें ये भी रहेगा कि क्या क्या सुगम्य भारत अभियान के अंडर में हम लोगों ने कोशिश की है कि किस तरह से प्रावधान बनाए जाए, स्टैंडर्ड्स जो मानक है उनके, और किस तरीके से हम एक्सेसिबिलिटी ऑडिट द्वारा अपनी बिल्डिंग्स को असेस करके और सुगम्य बना सकते हैं। जो कि आज का टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, मतलब सुगम्यता सबके लिए, और नीड ऑफ द आवर की अब बहुत हम लोगों ने इंतजार भी कर लिया और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि सुगम्यता ना होने की वजह से क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत जरूरी है, और मैं आशा करती हूँ कि जब मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म करूंगी, करीबन 1 घंटा मुझे लगेगा, उसके बाद आपके जो भी विचार है, अनुभव है, जो भी आपके प्रश्न है, आप मुझसे ले सकते हैं, प्लीज वो प्रश्न कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, समर्थन, जो कि एक डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, और हमने इसको 1993 में शुरुआत की थी, और अभी हमारा एक स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक के साथ 2015 से। मतलब कि अगर हमारा जो भारत सरकार के साथ जो हम काम करते हैं
और उसके अंदर कोई अच्छा काम होता है या अगर कोई काम में कोई रुकावट आती है तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र भी हमारी उस पर मदद करता है। हम मेंबर्स हैं नीति आयोग के साथ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ, स्टीयरिंग कमेटी सुगम्य भारत अभियान एक्सेस फॉर इंडिया कैंपेन के साथ, और एम्पैनल एक्सेस ऑडिटर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल ट्रेनर्स भी हैं। तो मेरा बहुत सारा काम देश के बहुत सारे राज्यों में एक्सेस ऑडिट में रहा है, और इसके अलावा हमने भारतवर्ष के जो मानक है, जो कोड है नेशनल एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स, जिसे हम नेशनल बिल्डिंग कोड कहते हैं, उसको भी मैंने ऑथर किया है, और हार्मोनाइज गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के लिए उसको भी ऑथर किया है। तो अभी का जो काम है वो ये है कि जिस तरह से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय मानक बनाएं, स्टैंडर्ड्स बनाएं, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स करें, और एक टीम ट्रेनिंग के थ्रू एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर्स की, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स को, अर्बन प्लानर्स को, टीचर्स को, स्पेशल एजुकेटर्स को, और जो ग्रामीण क्षेत्र में डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको हम लोग ट्रेनिंग करके, अवेयरनेस करके सुगम्यता को आगे बढ़ाते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूंगी आप लोगों को। हालांकि मालूम होगा कि जो हमारा सेंसस 2011 कहता है कि अराउंड 2.6% पीपल जो है भारतवर्ष में वो डिसेबल्ड है, बट एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड स्टेटस निकल के आए हैं, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट और WHO की रिपोर्ट में, वो कहते हैं कि 7 में से 1% जो होता है, ऑन एवरी 7 पर्सन, हर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है उसको किसी ना किसी तरह की डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, चलने की, देखने की, बोलने की, सुनने की, याद रखने की, या सेल्फ केयर की, अपना काम खुद, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की करने की। तो अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखते हैं तो उसमें जो पूरी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, इसमें से 21 मिलियन जो लोग हैं वो डिसेबल्ड है, और ये बहुत बड़ी तादाद है। और इसके साथ जो हमने देखा है कि अक्सर हम जब डिसेबिलिटी की बात करते हैं, विकलांगता की बात करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि अगर उनके लिए सुगम्यता देनी है तो दिमाग में ये आता है कि ये बहुत महंगा सौदा है, अगर आप एक्सेसिबिलिटी करेंगे तो इसमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तो ये मिथ है, एक भ्रम है, और इस भ्रम को अगर हम दूर करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना कि किसी भी भवन को, किसी भी जगह को अगर हम रिफर्बिश करते हैं, अगर उसको हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसको हम सुगम्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी कॉस्ट जो है उसकी 1 to 2% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है। मतलब बहुत महंगा नहीं पड़ता। अगर कोई आपका भवन 10 लाख का बना है तो उसका 1% अगर हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 10 से 15 हजार रुपए में ये पूरा जो सुगम्यता का फीचर है ये आ सकता है। ये मैं उदाहरण के लिए कह रही हूँ। उसी तरीके से एक और हमने देखी है कि एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स जो है, जो मानक है, जो मापदंड है, अगर हम इनको शुरू से प्लानिंग स्टेज में डाल दें, मतलब जब हम बिल्डिंग का लेआउट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, उसमें अगर डाल दें तो हमारी कॉस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। अभी वेरी रिसेंटली हमने ऐसे CRC गोरखपुर के थ्रू ये प्रोग्राम आयोजन हुआ था, और उसमें हमने जब बात की तो लखनऊ के थ्रू हुआ था, और गोरखपुर में एक नई CRC बिल्डिंग बन रही थी, तो उसमें इंजीनियर्स CPWD के हमसे उन्होंने अपने ब्लूप्रिंट्स भेजे और उसको बैच करा के उसमें चेंजेस कराने की कोशिश करी। तो उन्होंने खुद पाया कि चूंकि वो प्लानिंग में है, स्टार्टिंग में है, तो कॉस्ट बिल्कुल कम से कम है। तो मूविंग ऑन, एक और भ्रम आता है कि एक्चुअली कई बार जब हम एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं एक रैंप बना दो, या एक मोर और लेस कोट अनकोट हैंडीकैप टॉयलेट, जिसे हम कहते हैं एक्सेसिबल टॉयलेट। तो अगर एक रैंप बना दिया या टॉयलेट बना दिया तो शायद बिल्डिंग एक्सेसिबल हो जाती है, बट अगेन दिस इज रॉन्ग, बिकॉज एक रैंप बनाने से शायद व्हीलचेयर यूजर्स को फायदा होगा, बट हमारी और भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं, जो 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज हमने देखा है, जो RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में डाली गई है, उनके लिए और दूसरी विभिन्न चीजों की जरूरत है, उनकी विशिष्ट विकलांगता को ध्यान में रखते हुए। और भी ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, पीपल हु आर सीनियर सिटीजन्स,
people who have small children at home, जैसे families में छोटे बच्चे होते हैं, लोग जिनको मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे हार्ट डिजीजेस है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, या कोई इसी भी तरह की कोई भी ऐसी जो उनको मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ विशिष्ट तरीके की एक इशू आ जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोटे हैं, उनको ओबीज होने की वजह से भी एक्सेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बहुत बड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है, तो गर्भवती महिला अगर होती है तो उनको भी सुगम्य वातावरण अगर मिलता है तो बहुत सारी चीजें करने में आसानी होती है। तो अब हम बात करें ऐसे डिजाइन की जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक डिजाइन, या इंग्लिश में उसे यूनिवर्सल डिजाइन कहते हैं, कि जिससे हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, यौन अवस्था में अपने रहे, और उसके बाद जब वो बुजुर्ग होता है या उसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन हो जाता है, हर एक को ऐसी लाइफ चाहिए जो कि उनकी जिंदगी जीने में आसानी दे, जिससे उनकी स्वतंत्रता बढ़े, जिससे उनको आने जाने में, पहुंच में और काम करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। और हमारा जो एनवायरनमेंट है, बिल्ट एनवायरनमेंट, जो कि हम कहते हैं बिल्ट एनवायरनमेंट मतलब हमारे भवन, हमारे रास्ते, स्टेशंस, हमारे बस स्टॉप्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये बिल्ट एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ये जो है ये यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। तो कई बार हम सिर्फ फ्रेंडली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंडली से ये होता है कि हाँ ये हमारे लिए इजी तो है, लेकिन यूजर का जब हम एक उसमें पर्सपेक्टिव डाल देते हैं तो किसी भी एज, जेंडर और डिसेबिलिटी तीनों के कॉम्बिनेशन में वो फ्रेंडली होना चाहिए। इसीलिए यूनिवर्सल डिजाइन को मान्यता दी गई है। तो अगर हम एज की बात करते हैं, मैंने बताया बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जेंडर किसी भी लिंग का हो वो, और डिसेबिलिटी किसी भी विकलांगता से, अगर विकलांगता है किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, महिला को, पुरुष को, सबको उसका फायदा होगा। इसके मॉरल, लीगल और कमर्शियल एडवांटेजेस है। मॉरल आप समझते हैं, हाँ आपको अच्छा लगता है कि हमने अपना ऑफिस, अपना स्कूल, अपना कॉलेज एक्सेसिबल बनाया, हमारे रास्ते एक्सेसिबल है। लीगल बिकॉज गवर्नमेंट का एक हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लीगलाइज करता है कि भारतीय कानून कहता है कि हर भवन, हर रास्ता, हर घूमने की जगह, सब कुछ एक्सेसिबल होना चाहिए। कमर्शियल एडवांटेजेस ये है कि एक बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है, जो हम बात करें 21 मिलियन पीपल, मतलब एक ऐसा वर्ग कि अगर हम सुगम्यता नहीं देते हैं तो वो आपके यहाँ नहीं आएंगे, आपके यहाँ शॉपिंग नहीं करेंगे, आपके यहाँ खाना नहीं खाने आएंगे रेस्टोरेंट में, स्कूल में बच्चे नहीं आ पाएंगे। कहीं पे अगर कोई ऐसी एडवांटेजेस है जैसे रेल में जाना है, बाय एयर ट्रैवल करना है, बस में ट्रैवल करना है, तो अगर ये बड़ा वर्ग छूट जाएगा तो पैसा भी आपको कम मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिनके पास ये सुविधा है कि वो पे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने उनके लिए एक्सेसिबल नहीं बनाया, इसलिए आपकी कमर्शियल एडवांटेजेस खत्म हो गई। हम ये भी जानते हैं कि डिसेबिलिटी यूनिवर्सल है, कभी भी किसी को हो सकती है, परमानेंट या टेम्पररी, ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ। आज हम देखते हैं कि कोविड ने हम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज सिखा दी कि कभी भी कोविड, किसी को कोरोना अटैक होके, इन्फेक्शन होके, कभी भी किसी की सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, चलने उठने में दिक्कत हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है। उसी तरीके से हमने देखा कि टेररिज्म के अगर अटैक्स होते हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज या अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तूफान आता है, किसी भी चीज में डिसेबिलिटी आ सकती है, या एक्सीडेंट्स हो जाए, या अगर हमने कोई गलत दवाई ले ली मेडिकल रीजंस की वजह से, सर्जरीज की वजह से ऑपरेशंस गलत हो जाए, तो ये कभी भी किसी को हो सकता है। कोई इसमें जाति, धर्म या वर्ग का कोई ऐसा नहीं है कि इन्हीं को होगा उनको नहीं होगा। सो इट इज यूनिवर्सल। एंड दूसरी बात है, जब डिसेबिलिटी यूनिवर्सल है तो हम यूनिवर्सल डिजाइन का अगर अप्रोच करते हैं, मतलब हम सो कॉल्ड कोट अनकोट स्पेशल पीपल के लिए स्पेशल प्रोविजंस ना दे, बल्कि इक्वल प्रोविजन, समान अवसर और समान डिजाइन सबके लिए बनाए, तो सब लोगों का समावेश करना इजी हो जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया कि कुछ लीगल कंप्लायंसेस है जो भारत सरकार ने बनाई है, और ये एक माइलस्टोन्स है जो हमने अचीव किए हैं। 2007 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आया, 2013 से 2022 में
एस्कैप ने इंचर्न स्ट्रैटेजी की कि जितने भी एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी देश हैं उनमें एक्सेस ऑडिट होना चाहिए, उनको सुगम्य होना चाहिए और विकलांगता समावेशी वातावरण होना चाहिए। 2015 में आया सुगम्य भारत अभियान, जिसने पूरे देश में जो हमारा भवन निर्माण हो रहे थे, सड़क निर्माण हो रहे थे या वेबसाइट्स को की बात हो रही थी, सूचना का किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से सुगम्य होना चाहिए, परिवहन, वाहन और रेलगाड़ियां, बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शाज, इस सब के ऊपर एक पूरा मूवमेंट आया मिशन मोड में कि 2015 में जब ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ 3 दिसंबर में, और इसके बाद 2020 में इसमें टाइमलाइन दी गई कि 5 साल में हमको भारतवर्ष को मैक्सिमम एक्सेसिबल करना है, की वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। बट ये टाइमलाइन 1 साल और आगे बढ़ गई है। जून 2022 तक हम लोगों को पूरी तरीके से कोशिश करनी है कि भारतवर्ष पूरा हमारे जितने भी भवन है, वेबसाइट्स हैं, वाहन है, ये सब सुगम्य होने चाहिए। 2016 में आया राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसका सेक्शन 1 और सेक्शन 40 to 46 कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेसिबल एंड पूरी तरीके से सुगम्य वातावरण हमें मिले और हर तरह की डिसेबिलिटी के लिए मिले। ये नहीं कि सिर्फ व्हीलचेयर यूजर्स के लिए या दृष्टिबाधित के लिए सोचे या जो मुख बधिर है सिर्फ उनके लिए सोचे, बल्कि और जो 21 विकलांगताएं हैं, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ऑफिज्म, एसिड अटैक्स एंड मेनी मेनी मोर, वो सारे इसमें हम लोगों को सुगम्यता उनको देनी है। और फाइनली जो है 2015 में हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया, मान्य किया, और 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हमारे जितने भी लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य, वो हमको पाने हैं, जिसमें से सुगम्य वातावरण, समानता और बिना भेदभाव के जिंदगी जीने का जो अवसर है वो सब लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। भारत सरकार ने एक और यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पे एक डेफिनेशन को अपनाया, और ये हमारे जो मानक हैं, जो कोड्स हैं, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस है, या जो हमने कोड्स बनाए हैं अभी रोड्स के ऊपर से गाइडलाइंस फॉर पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज कहते हैं, इन सब में एक चीज डाली कि creating and maintaining environments in which all people can participate in ways which are equitable, dignified, maximize independence, conserve energy, are safe and affordable। तो उसमें एक चीज आती है कि बहुत जरूरी है कि हम माने कि हम क्रिएट भी करें और मेंटेन भी करें। क्रिएट और मेंटेन करें मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम बना दें और उसके बाद भूल जाए, हम उसको देखें कि वो कहीं टूटा तो नहीं है, सब लोग उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो इक्विटेबल, समान है कि नहीं है, सबके लिए सम्मानजनक है कि नहीं है, इसमें हमारी जो स्वतंत्रता है उसका कहीं हनन तो नहीं हो रहा, हमारी एनर्जी सेव हो रही है, ये तो नहीं हम बहुत सारा टाइम सिर्फ किसी चीज में सीढ़ियां उतरने चढ़ने में लगा रहे हैं, कहीं हम बहुत लंबा रास्ता पैदल जाने में लगा रहे हैं क्योंकि हमारे वाहन एक्सेसिबल नहीं है। और सेफ्टी जो कि नॉन नेगोशिएबल है कि हमारी सुरक्षा के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, और अफोर्डेबल जो बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि हम मानते हैं कि 70 से 75% लोग जो हैं, जो गांवों में हैं, बीपीएल कैटेगरी के से नीचे जो लोग हैं, वो ज्यादातर विकलांग लोग वही उसी कैटेगरी में हैं। तो उनके लिए ये सारा जो हम सुगम्यता दे रहे हैं वो उनके लिए अफोर्डेबल है, वो उसको बिना ज्यादा खर्च किए कर पाए। अब जब हमने ये मैंडेट बना लिया कि लीगल कंप्लायंस है, हमारा लॉ ऑफ द लैंड कहता है भारतवर्ष में ये बात है कि हाँ हमें सुगम्य बनाना है, और अभी जो टाइम चल रहा है कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि हमें बिल्ड बैक बेटर या बिल्ड बैक फॉरवर्ड बेटर इंक्लूसिव बनाना है। तो ये टाइम है, जो भी हम कर रहे हैं, जितना भी हम रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं, हम बहुत सारे भवनों में आजकल हमने देखा है कि सैनिटाइजर्स लगा दिए गए हैं, और उसके साथ साथ बेसिन, एक वॉश बेसिन बाहर लगा दिया कि लोग बाहर ही हाथ धोएं और अंदर जाए। इस तरह से हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं रखी है कि जो भी टॉयलेट्स हम यूज करते हैं तो उसमें कम से कम हम हाथ से छुए। बहुत सारी टेक्निकल और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एडवांसमेंट है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स और कुछ मूवी स्लाइड्स दिखाऊंगी। तो ये सब जब चीजें हम कर रहे हैं तो अभी टाइम है। और एक चीज आप मान लें कि जब हम इंटेंशनली हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे किसी को, लेकिन जब हम अनइंटेंशनली इंक्लूड नहीं कर रहे
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात है कि हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया। तो अब वो टाइम आ गया कि हमको सबको इंक्लूड करना है, क्योंकि एक इनक्रेडिबल इंडिया, एक अतुल्य भारत की जो हम बात कर रहे हैं, वो तभी सुगम्य बन पाएगा कि जब इतने सारे लोग, चाहे वो बच्चे स्कूल जा पाए, खेल पाए, जो बड़े लोग हैं वो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, रोजगार में अगर उनकी समानता है, खेलकूद में समानता है, टेक्निकल एजुकेशन, आईआईटी आईआईएम्स हमारे एक्सेसिबल हो, हमारी रिहैबिलिटेशन प्रोसेसेस जो हैं उनमें हमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करके हम इस तरह से देखें कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है हम उनको इंक्लूड कर पाए। और जिंदगी एक अच्छी जीने के लिए हमें बाहर घूमना, मनोरंजन करना, दोस्तों से, साथियों के साथ मिलना, ये सब चीजें जो है हमारे लिए जरूरी है। तो पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है और अपॉर्चुनिटीज भी एबंडेंट है, इसकी कोई कमी नहीं है। जितने भी लोग हमारे समाज में है, जो मैं अभी स्क्रीन पे एक अभी छोटा सा मैंने डिजिटल एक वो डाला है इंफोग्राफिक, इसमें दिखाया है कि एक बच्चा जो गोदी में होता है उसको लेके और एक बुजुर्ग तक, हर किसी को पूरे लाइफलाइन में उसको जरूरत होती है एक्सेसिबिलिटी की। तो अगर एक्सेसिबिलिटी को हम 4 चीजों में डाल दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है कि वो 4 चीजें ये है कि सारा मतलब सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब सुरक्षा, सुगम्यता और आश्वासन कि हमें ये मिलेगा। और अफोर्डेबिलिटी मतलब पैसे का ज्यादा खर्च नहीं होगा, तो चाहे वो रूरल स्पेसेस हो या अर्बन स्पेसेस हो, घर हो या पब्लिक बिल्डिंग्स हो, हमारा ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम हो, जो मैंने आपको बताया रेलवे स्टेशन, रेलवे कोचेज, और उसके बाद आवागमन का कोई भी और साधन हो, बसेस हो, एयरक्राफ्ट हो, टैक्सी हो, ऑटो रिक्शाज हो, साइकिल रिक्शा हो, कुछ भी हो, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो सुगम्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हम कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे जरूरी है सूचना, और हम जो बातचीत करते हैं वो टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, ये कंप्लीटली हमारे को सुगम्य होने चाहिए। आज हम इतने सारे ऐप यूज करते हैं, हम लोग खाना बुकिंग कर लेते हैं, अपने टिकट्स बुकिंग कर लेते हैं, हम ग्रोसरी, सब्जियां मंगा लेते हैं, हम दूध मंगा लेते हैं, सब कुछ ऐप के द्वारा। हम वेबसाइट्स देखते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, पूरा इंटरनेट एक नया वर्ल्ड, एक नया हमारे लिए एक नया विश्व खुल गया है इंटरनेट पे, कि कोई भी चीज करो, हम गूगल करते हैं, गूगल कर लो, ये पता चल जाएगा। क्या वो जो हमें पता चल रहा है वो सुगम्य है कि नहीं? दृष्टिबाधित लोगों के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के लिए, मेंटल इलनेस के लिए, कि बहुत सिंपल तरीके से हमने सुगम्यता डाली है कि नहीं। मैं अभी जो चर्चा करूंगी वो कुछ बातें ज्यादातर भवनों के ऊपर, टूरिज्म स्पॉट्स के ऊपर और ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम के ऊपर बात करूंगी, और उनमें ये चारों पैरामीटर्स, सारा सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी डालूंगी। तो सबसे पहले हम जब सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी के दिमाग में जब हम आती है बात, तो पहले रोड सेफ्टी आ जाती है। क्या हम रोड्स पे, हमारी सड़कों पे, हमारी स्ट्रीट्स पे इस तरह का डिजाइन है कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चा या कोई भी विकलांग व्यक्ति उसको बिना किसी की मदद लिए क्रॉस कर सकता है, बिना एक्सीडेंट हुए? हम लोगों को इस तरह का आवागमन का दिया गया है कि 2 फुटपाथ के बीच में एक टेबल टॉप है, कि व्हीकल्स तो जाएंगे लेकिन जो पैदल यात्री है वो बिना ऊपर नीचे गए क्रॉस कर पाएगा। अगर कोई ट्राईसाइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, बेबी प्रैम्स चला रहा है, व्हीलचेयर चला रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए अलग से हम लोगों ने एयरमार्क स्पेसेस करी है कि नहीं। तो बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज है उनमें ये ध्यान रखा गया है कि एक नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जिसपे ट्राईसाइकिल्स और व्हीलचेयर यूजर्स भी आते हैं, उनके लिए एक अलग से रास्ता फुटपाथ के साथ बनाया गया है। देन क्रॉसिंग्स पे हमने ध्यान दिया है कि नहीं, ट्रैफिक कार्विंग है कि नहीं, हमारी लाल लाइट, ग्रीन लाइट होती है, तो वो जो लोग जो जिनकी दृष्टि है वो देख पाते हैं, लेकिन जो दृष्टि बाधित है वो कैसे देखेंगे सिग्नल को, तो उनके लिए दिक्कत आती है। तो उनके लिए अगर हम टॉकिंग ऑडियो सिग्नल्स बना दें तो वो इजी हो जाता है। वो बोलेगा कि अब लाइट बत्ती लाल है, अब आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, या उसमें कोई बिपिंग साउंड आता है। उसी तरीके से हम जेंडर सेफ्टी की जो बात करते हैं उसमें ये आता है कि एफिशिएंट स्ट्रीट लाइटिंग,
कि अगर बच्चियां या महिलाएं अगर रास्तों में निकलती हैं, काम के लिए जाती हैं या किसी भी मार्केट में जाती हैं, जॉब के लिए जाती है, तो हमारी के लाइटिंग सिस्टम इतना अच्छा है, लाइट हमने अच्छी बनाई है कि उनको कहीं भी अंधेरा ना मिले और उनको आवागमन में कोई दिक्कत ना आए। उसी के तरीके से दूसरी चीजें हैं जैसे पुलिस व्हीकल्स, इमरजेंसी व्हीकल्स, सीसीटीवी कैमराज आजकल बहुत सारी सिटीज में लग गए हैं, इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए कि क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सेफ्टी के साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ऑडिटरी सिग्नल्स, जो लोग ब्लाइंड हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट है, उन लोगों को फायदा देते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी सिटीज में इस तरीके से साइनेज बने होते हैं वॉकिंग के, साइकिलिंग के, या बहुत जगह हमने देखा है कि वहां पर व्हील चेयर के भी साइनेज रोड्स पे पेंट किए होते हैं कि आपकी ये स्पेस है, आप इसमें सुरक्षित आराम से जा सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी का जब हम बात करते हैं, सुगम्यता की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि ये टेक्टाइल पेवर्स, ये पीले रंग की जो ये टाइल्स हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं कि दृष्टिबाधित लोग इस पे चलते हुए अपने रास्ते को ढूंढ सके, और फुटपाथ पे है या सड़कों पे क्रॉस कर रहे हैं तो उनको किसी की मदद ना लेनी पड़े। जैसा कि हमने पास्ट में देखा है कि लोग कहते हैं कि खड़े रहते हैं और वो वेट करते हैं कि कोई आएगा और उनको रोड क्रॉस करा देगा। उसी तरीके से हमने ये देखा है कि रैम्प्स बने होने चाहिए। फुटपाथ की एक ऊंचाई होती है 150 मिलीमीटर हाई, तो अगर हम उस पर रैम्प बना दें तो व्हील चेयर यूजर, प्रैम यूजर, वॉकर यूजर और बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्तियों को भी इसका फायदा होगा। एक्सेसिबल पार्किंग, सुगम्य पार्किंग हर भवन के बाहर जो पार्किंग लॉट्स होते हैं उसी के अंदर लानी होती है, और वो इस तरह से दिखती है कि जो लोग अपना मोटराइज जो अडेप्टेड स्कूटर ला रहे हैं या अगर गाड़ी ला रहे हैं या ट्राईसाइकिल ला रहे हैं तो उनको इजी हो जाता है कि वो यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर पाए, और इसके अलावा उसको वो गाड़ी के में खड़े होके साइड से उनके लिए जगह होती है कि जहां से वो निकल पाए। और इसके लिए ये पार्किंग स्पेसेस जो होती है डेजिग्नेटेड होती है, जिसमें कि कोई भी और व्यक्ति अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं करेगा, ये बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अप्रोच में ये जरूरी है कि हमको ये मान के चलना है कि कोई भी ऐसी बाधा ना आ रही हो कि जिसकी वजह से व्यक्ति को निकलने में दिक्कत आ रही हो। तो जैसे हमने ये मैं फोटोग्राफ में दिखा रही हूँ कि बस कहीं पे हम लोग पाइप्स लगा देते हैं और कहीं पे हम लोग लगा देते हैं कि इस तरह से जंगले लगा देते हैं, या विकेट गेट हमने पार्कों में देखा है कि व्हील चेयर यूजर्स को या वॉकर यूजर्स को, बुजुर्ग व्यक्तियों को उसमें से निकलने में दिक्कत होती है। तो इसका ये एग्जाम्पल है कि हमने पाइप्स के ऊपर, जिसे हम कहते हैं कैटल ट्रैप के ऊपर एक ये ब्रिज प्लेट लगा दी कि जिससे इजी हो जाएगा कि कोई भी व्हील चेयर यूजर आराम से निकल पाएगा। रैम्प्स के लिए बहुत सारी धारणाएं मन में है कि स्लोप बना दो तो रैम्प बन जाता है, बल्कि रैम्प के लिए ग्रेडियंट की जरूरत होती है कि 1 यूनिट अगर हमारा हाइट है तो 15 यूनिट की लंबाई होनी चाहिए, दैट इज 1:15, और मिनिमम क्लियर विथ 2 मीटर की होनी चाहिए। अब जैसे इस स्लाइड में मैं दिखा रही हूँ कि इतनी चौड़ी रास्ता है कि वो आराम से निकल पा रहे हैं, और उसके अलावा जो उनका ग्रेडियंट है वो बहुत स्मूथ है। कई बार पहाड़ी इलाकों में ये ग्रेडियंट मिलने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि पहाड़ है और एक किसी भी भवन तक पहुंचने के लिए बहुत स्टीप एरिया होता है। तो कई बार हम कहते हैं कि हमें 1:15 शायद ना मिले पहाड़ों पे, लेकिन भवन के अंदर हम 1:15 बना सकते हैं। पहाड़ों तक, रास्ते तक, भवन तक पहुंचने के लिए हम रेलिंग लगा सकते हैं जिसको पकड़ के लोग पहुंच पाए। हमने ये सुगम्य भारत अभियान के अंडर में एक ये बुकलेट बनाई थी, मेकिंग स्कूल एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जिसमें स्कूल के मानक डाले गए हैं, और ये यूनिसेफ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने अपनाया। और ये बुकलेट अगर कोई लोग स्कूल में काम करना चाह रहे हैं, स्कूल को या कॉलेजेस को एक्सेसिबल बनाना चाह रहे हैं, तो मैं एंड में अपना ईमेल आईडी आप लोग को दूंगी, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी बुकलेट हम आपको पीडीएफ वर्जन पहुंचा सकते हैं। उसी तरह से हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब पुरातत्व विभाग के साथ टूरिज्म पॉइंट्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए बहुत काम किया है, और ये इजी है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हम कैसे करें, इसको कैसे टच करें, इसको तो छूना मना है। तो अभी ये जो फोटोग्राफ है ये रेड फोर्ट से, लाल किले से, दिल्ली से है, और ये हमारी समर्थन की टीम के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम है, और इनके साथ हमने हर जगह पे, फोर्ट में, कुतुब मीनार में, और बहुत सारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स जैसे सफदरजंग,
टूम है, हुमायूंस टूम है, सब जगह हम लोगों ने रैम्प्स और बहुत सारे दूसरे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का काम किया है। तो ये कोई लग्जरी नहीं है, ये इजी है। ये जैसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का मैं फोटोग्राफ दिखा रही हूँ कि पीएमओ भी एक हेरिटेज बिल्डिंग, और यहाँ भी हमने हर गेट पे रैम्प बनाया है, ये रेलिंग्स है। और इसका ये हमने ध्यान रखा है कि चाहे कोई मंत्री आए, चाहे हमारे माननीय जो हमारे राष्ट्रपति आए या हमारे मुख्यमंत्री कोई भी आते हैं, हर किसी को ये ध्यान होना चाहिए कि हर भवन, हर पब्लिक बिल्डिंग को हमें सुगम्य बनाना है, और ये पॉसिबल है। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि सीढ़ियों की बात करें, तो सीढ़ियों में कई बार हमें लगता है कि एक आगे सुंदरता दिखाने के लिए एक छोटी सी एज बना दी जाती है, जिसे नोजिंग कहते हैं। तो अगर ये नोजिंग होती है तो कई बार क्या होता है कि जिनको पैर घसीट के चलना है या जिनको चलने में तकलीफ है, उनका पैर अटक जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी सीढ़ियां जितनी भी बने वो ऐसी बने कि जिसमें राइजर जो होता है, जो सीढ़ी की जो हाइट होती है, उसमें कोई गैप ना हो और नोजिंग ना हो, तो चढ़ने उतरने में आसानी रहेगी। उसी तरह से ये टेक्सटाइल पेवर्स, ये आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, और सुगम्य भारत अभियान में और जो कोड्स है उसमें डाला गया है कि गाइडिंग पेवर्स, मतलब जो जिसमें लंबी लाइनें हैं, ये वाले हमको लगाने हैं मार्गदर्शन के लिए, गाइडिंग वाले। और ये जो बिल्कुल छोटे छोटे वाले जो सर्कल वाले हैं, ये हमको लगाने हैं वार्निंग, मतलब अलर्ट करने के लिए। इसलिए ये जरूरी है कि हमको दोनों का कॉम्बिनेशन दे दें, जिससे कि बहुत आसानी होगी दृष्टिबाधित लोगों को अपना रास्ता ढूंढने में, ओरिएंटेशन होने में, नेविगेशन करने में, और सबसे ज्यादा जरूरी कि वो किसी भी चीज में बार बार टकराएंगे नहीं, उनको कहीं भी चोट नहीं लगेगी, और उनके लिए आसान हो जाएगा आना जाना। अब हम देखते हैं टेक्सटाइल पेवर्स को हमने कैसे लेआउट करना है। जैसे ये सीढ़ियों के लिए हमने देखा कि ये लगाया गया है टेक्सटाइल पेवर, और इसमें वार्निंग को हमने लगाया सीढ़ियों के लिए। तो इसका मतलब कि अगर सीढ़ी उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं तो इजी रहेगा कि किस तरीके से हमें पता लगे। उसी तरह कोई भी, अगर हमारा कोई काउंटर है, कोई हमारा रिसेप्शन है, कोई हमारी ऐसे जहां हम टिकट लेते हैं या बातचीत करते हैं, हर जगह पे ये टेक्सटाइल गाइडिंग एंड वार्निंग बना दे, तो उनको पता रहता है कि कहाँ आके रुकना है, कहाँ पर वो बातचीत कर पाएंगे। या अगर ब्रेल में, जो ब्रेल लिपि हम यूज करते हैं उनके साइनेज के लिए, वहां पर भी हम ये लगाते हैं जिससे उनको पता रहे कि कहाँ पर ब्रेल लिपि लगाई गई है। जो लोग विजुअल देख पाते हैं, हम लोग देख के पता लग पाते हैं, यहाँ किसी ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है, कहीं पे ये चीज है, अच्छा अब यहाँ पर पानी पीने की जगह है, यहाँ ये टॉयलेट जाने की जगह है। लेकिन जो दृष्टिबाधित लोग हैं, पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, उनके लिए इजी तभी होता है जब वो टेक्टाइल, टच करके, फील करके उस चीज को पता लगा पाए। इसलिए ये टेक्टाइल पेवर्स की जरूरत होती है। अब मैं लिफ्ट की बात करूंगी। अक्सर हमें कहा जाता है कि हमारे भवन में लिफ्ट है, हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट है, तो लिफ्ट एक्सेसिबल है। पर अगर लिफ्ट एक्सेसिबल है तभी बिल्डिंग एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल लिफ्ट मतलब उसका दरवाजा चौड़ा है, व्हीलचेयर अंदर जा पा रही है, कंट्रोल पैनल नीचे है। कई बार कंट्रोल पैनल इतना ऊपर होता है कि व्हीलचेयर में बैठ के हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें, अगर ऑडियो लिफ्ट है, लिफ्ट में वो बोल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, लिफ्ट ओपनिंग, लिफ्ट क्लोजिंग, पहला तल, दूसरा तल, तभी पता चल पाता है कि हाँ, कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी लिफ्ट एक्सेसिबल है। टेक्टाइल मैप, ये एक तरह का प्लान होता है बिल्डिंग का, जिसको हम 3 डायमेंशनल बना देते हैं। तो ये भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए इजी हो जाता है कि इस पे छू के और ब्रेल की ये लिपि पढ़ के, ये छोटे सिंबल्स हैं, लेजेंड्स हैं, इनको पढ़ के उनको पता चल जाता है कौन सी चीज कहाँ है। तो जैसे अगर स्टार लगा हुआ है तो स्टार, जितने भी जगह स्टार है वो सारे टॉयलेट्स हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। जितनी भी जगह ये ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स मतलब वो लिफ्ट वाला एरिया है। तो उनको थोड़ा सा ओरिएंटेशन हो जाता है, उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपना थोड़ा सा मार्गदर्शन कर पाते हैं। उसी तरह से साइनेज जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि साइनेज किस हाइट पे है, कौन से कलर के हैं और कहाँ लगाए गए हैं। अगर हम व्हाइट पे येलो कुछ बना दें तो हमें नजर नहीं आएगा। अगर हम व्हाइट पे ब्लैक लगा दें और या व्हाइट पे ब्लू लगा दें तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि वो कलर कंट्रास्ट हो जाता है और उसको समझना इजी हो जाता है। उसी तरीके से अगर ये साइनेज में दिखा रही हूँ कि व्हीलचेयर, बुजुर्ग व्यक्ति, या अगर कोई गर्भावस्था में महिला है, ये कोई पेरेंट्स है जो नर्सिंग पेरेंट्स है, और कोई किसी व्यक्ति को अगर मेडिकल कंडीशंस है, तो ये सबके लिए इजी हो जाता है कि किस तरीके से
आपके लिए सुविधाएं बनाई गई हैं। मैं एक ये अब एक स्लाइड दिखा रही हूँ जिसमें एक्सेसिबल टॉयलेट को डाला गया है। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक रैंप बना हुआ है, रेलिंग्स है, और ये इंडिपेंडेंटली महिला जो व्हीलचेयर यूज कर रही है एक्सेसिबल टॉयलेट को यूज करना चाह रही है। और यहाँ पर जो दरवाजा है एक्सेसिबल टॉयलेट का हमेशा बड़ा होगा और बाहर खुलेगा। इसमें एक और चीज है कि बहुत जरूरी है कि जो व्हीलचेयर है वो टॉयलेट के अंदर जानी चाहिए। अगर व्हीलचेयर टॉयलेट के अंदर नहीं जाएगी तो वो एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है, क्योंकि हम व्हीलचेयर को बाहर छोड़ के और उठ के टॉयलेट सीट तक नहीं जा सकते। हमें जरूरी है कि व्हीलचेयर अंदर तक जाए, टॉयलेट सीट तक जाए, और इसके पास भी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि ग्रैब बार्स, ये जो इन्होंने छड़ें पकड़ी हैं और छड़ों को पकड़ के वो इंडिपेंडेंटली खुद ट्रांसफर हो पा रही है डब्ल्यूसी पे। डब्ल्यूसी की हाइट भी हमने ऊंची लगाई है जिससे कि वो व्हीलचेयर की हाइट के साथ मैच कर जाए, और उन्होंने व्हीलचेयर को साइड पे कर दिया है। और अब वो जब उनका काम हो गया तो उन्होंने व्हीलचेयर को यूज किया, वापस उसी पे बैठे और बैठ के उन्होंने वॉश बेसिन को यूज करना है, हाथ धोने हैं। तो हर सुविधा इस तरह से बनाई गई है कि वॉश बेसिन के नीचे जो है जगह है, उनकी व्हीलचेयर का जो नी स्पेस है अवेलेबल है, लेग रूम जिसे हम कहते हैं, कि वॉश बेसिन के अंदर तक उनकी व्हीलचेयर जाएगी और फिर वो जो नल है, टैप्स है, उसको एक्सेस कर पाएंगे। हमने शीशे को भी नीचे रखा है सो दैट वो शीशे में अपने आप को देख पाए, और टैप्स की भी हाइट इस तरह से बनाई है कि वो उसको एक्सेस कर पाए। कोई भी चीज हम ये नहीं कह रहे कि सुगम में जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरह का हाथ सुखाने का जो हैंड ड्रायर है ये लगाना है, लेकिन अगर लगाया है तो वो हमारी पहुंच के अंदर होना चाहिए कि हम उसको ऑपरेट कर पाए, ऑन एंड ऑफ कर पाए। और टॉयलेट के अंदर ये जो स्पेस है, टर्निंग स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न करके बाहर आना और दरवाजा बंद करना, ये दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जो वो लैच लगा रही है, कुंडी लगा रही है, वो भी इज एट अ लोअर हाइट, नीचे हाइट पे, सो दैट उनके लिए आसानी होगी है उसको यूज करना। हैंड रेल्स 2 हाइट पे है, तभी वो व्हीलचेयर में भी बैठ के उसको पकड़ पा रही है। नाउ ये मैं आपको एक मल्टी यूज टॉयलेट दिखा रही हूँ। ये एक जापान के हमने एक स्कूल से लिया था और ये मेरा फेवरेट टॉयलेट रहा, क्योंकि इसको इतना सुगम्य बनाया बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, कि इसमें ये तो एक ग्रैब बार है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, एक ये एल शेप ग्रैब बार है जो कि वॉल पे है। इसके अंदर एक छोटा सा वॉश बेसिन है कि अगर बच्चों के हाथ गंदे हैं, उन्होंने अपने आप को साफ किया है टॉयलेट करने के बाद, तो गंदे हाथ से वो व्हीलचेयर पे नहीं बैठेंगे, पहले वॉश बेसिन में अपना हाथ धो लेंगे और फिर बैठेंगे। पेपर नैपकिन, क्योंकि ज्यादातर बाहर की कंट्रीज में ठंड बहुत होती है तो वो लोग पेपर नैपकिन यूज करते हैं। ये भी 2 लेवल्स पे, ऊपर वाला जो है वो एडल्ट जो बड़े लोग हैं उनके लिए, और जो नीचे वाला है ये बच्चों के लिए। और इसके अलावा इसमें 2 अलार्म सिस्टम्स हैं, एक ये अलार्म है ऑरेंज कलर का, एक ये अलार्म है ऑरेंज कलर का। अलार्म मतलब पैनिक बटन। अगर कभी कोई ऐसी मुश्किल आ जाए कि बच्चा डब्ल्यूसी पे बैठने के बाद व्हीलचेयर पे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, या अगर ट्रांसफर करते वक्त कोई एडल्ट नीचे गिर जाए, तो ये नीचे वाला अलार्म बजा के बाहर एक बेल बजेगी जिसकी वजह से स्टाफ आके उनकी मदद कर पाएगा। उनको उठाना है, उनको व्हीलचेयर में बिठाना है, उनको बाहर लाना है, उसकी मदद कर पाएगा। दूसरी चीज है इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल जो मुझे लगा वो ये था कि इसके अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर है। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है। आप कहेंगे टॉयलेट के अंदर कंप्यूटर, हम लोग क्या इतने बिजी हो गए? नहीं, ये एक थर्मोस्टेट है, क्योंकि जापान में बहुत ठंड होती है तो ये थर्मोस्टेट से टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं कि सीट जो है वो हल्की सी गर्म, हल्की सी वार्म रहेगी, और जो बच्चा जो व्हीलचेयर यूजर है या जो बच्चा जो कोई भी दूसरी तरह की डिसेबिलिटी जिसको है, वो थोड़ी देर अगर और ज्यादा बैठता है डब्ल्यूसी के ऊपर तो उसको ठंड नहीं लगेगी। जब मैंने ये टॉयलेट देखा तो मेरे दिमाग में एक ही चीज बात आई कि कितने आगे हैं ये लोग जापानीज हमसे, और ये हर तरह की चीजों को सोच के रखते हैं कि ठंड भी ना लगे बच्चे को या बुजुर्ग को। वो ज्यादा देर अगर बैठना चाहता है टॉयलेट सीट को, क्योंकि हम लोगों को टाइम लगता है ट्रांसफर करने में विकलांग व्यक्तियों को, तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखा गया है। तो कितना सुगम्य टॉयलेट बनाया है। टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, खर्चा भी हुआ होगा, पर मैं ये नहीं कहती कि आप भारत में ये इमीडिएटली करें।
पर हम सोच तो सकते हैं ना, हमारी सोच ही ये हो जाती कि नहीं, हमने पानी भी नहीं होता टॉयलेट में। हमने इतने सारे स्कूल्स का ऑडिट किया, भवनों का ऑडिट किया, उसमें कई बार लाइट ही नहीं होती है। लेडीज टॉयलेट अक्सर लॉक रहता है कि हाँ नहीं, लेडीज तो ज्यादा आती नहीं है तो बंद रहता है। एक्सेसिबल टॉयलेट्स, जो सुगम्य टॉयलेट विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं, उसके अंदर हमने देखा कि उसके अंदर झाड़ू पोछा बाल्टी रख के उसको बंद कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, हमारे भवन में तो ज्यादा लोग आते नहीं है, तो ये तो यूज होता नहीं है, तो हमने इसको स्टोर बना दिया। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम एक एक्सेसिबल टॉयलेट को फैमिली टॉयलेट भी कहते हैं, हम इसको मल्टी यूज टॉयलेट भी कहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति, प्रेग्नेंट वुमेन, फैमिलीज विद यंग चिल्ड्रन, पीपल विद डिसेबिलिटीज, ओबीज पीपल, जो मोटे लोग हैं, उनको भी फायदा होता है। जब इस पे बैठ के वो इन छड़ों को पकड़ के उठते हैं तो उनको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग जिनको कोरोना हुआ पॉजिटिव, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक्सेसिबल टॉयलेट्स यूज करे तो उनको बहुत इजी रहा। मेरे ऑफिस में भी एक्सेसिबल टॉयलेट्स हमने बनाए हुए हैं। मेरा स्टाफ एक व्यक्ति को जब हुआ था तो वो कहते हैं कि मैडम मुझे बड़ा इजी रहा इसको पकड़ के उठने में, क्योंकि शरीर इतना कमजोर था, इतनी पेन था पूरी बॉडी में कोरोना होने के बाद कि बहुत मुश्किल हो गई थी लाइफ। और उस समय ये छोटी छोटी चीजें उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत इजी कर दी लाइफ को हमारी। उसी तरह से एक्सेसिबल यूरिनल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेन जो बैसाखी लेते हैं, बायलैटरल क्रचेस, जब वो यूरिनल्स यूज करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि क्रचेस को कैसे, अगर साइड में रख देते हैं और टॉयलेट यूज करना है, यूरिनल यूज करना है, तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये जो चेस्ट सपोर्ट ग्रैब बार है, इसके ऊपर वो अपना चेस्ट टिका के और इसको इन ये जो यू शेप है, इसके ऊपर अपना हाथ रख के वो अपने आप को सपोर्ट करते हैं एंड देन दे यूज द यूरिनल। दृष्टिबाधित लोगों के लिए यूरिनल के सामने हम लोगों ने ये छोटे टेक्टाइल पेवर भी लगाए। तो एक दृष्टिबाधित पुरुष को पता होता है कि यहाँ पर पैर रखना है और ये यूरिनल का रिब है। नहीं तो आप सोचिए अगर उनको दिख नहीं रहा तो उनको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर पैर रखना है, कैसे यूज करना है। उसी तरीके से अगर वॉश बेसिन, स्कूलों में, पब्लिक सार्वजनिक स्थलों पे, पब्लिक भवनों में हम एक वॉश बेसिन नीचा कर दें बच्चों के लिए, एक ऊंचा कर दें एडल्ट्स के लिए, और उस वाले में हम ग्रैब बार्स लगा दें। वो ग्रैब बार जब यूज करनी हो तब उस तरीके से यूज करते वक्त ये ग्रैब बार को आप नीचे कर लें, जब नहीं यूज करना है, किसी को नहीं जरूरत है तो उसको ऊपर कर दें। ये सारी ग्रैब बार्स, छड़े जो है, ये कोई भी लोकल वेंडर जो आप लोगों के रेलिंग्स बनाता है वो इसको बना के दे सकता है। नाउ कमिंग टू रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब आश्वासन। हाँ, हमें जो हम काम करना चाह रहे हैं, अगर हम घर से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हमें आश्वासन मिले कि हमें सुगम्यता मिलेगी, हमें सुगम्य वातावरण मिलेगा, सुगम्य परिवहन मिलेगा, ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल, सुगम्य टॉयलेट मिलेगा, और कोई भी चीज है, चाहे वो बेंच हो बैठने की, रास्तों में बहुत लंबा कई बार लोग नहीं चल पाते, बुजुर्ग व्यक्ति नहीं चल पाते, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सेमी एम्बुलेटरी जो लोग होते हैं, क्रच वॉकर यूज करते हैं, कैलिपर्स पहनते हैं, वो नहीं चल पाते। सो अगर हम रेस्टिंग बेंचेस दे देते हैं, लाइफ इजी हो जाती है। ये मैंने फोटोग्राफ जो आपको दिखा रही हूँ इंटरनेशनल एम्स्टरडम की है। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि उन्होंने जो क्रॉसिंग वाला एरिया है बड़ा बोल्ड करा हुआ है, ग्रीन एंड व्हाइट है, कि लो विजन के लोगों को भी दिखाई दे, और इसको 3 डायमेंशनल करा हुआ है। मतलब जैसे कि हम सड़कों पे पेंट कर देते हैं जेब्रा लाइंस, उसको थोड़ा मोटा किया हुआ है 5 mm ऊपर, सो दैट अगर कोई व्हाइट केन भी यूज कर रहा है तो व्हाइट केन से उनको पता चल जाएगा कि ये जेब्रा लाइन है। नहीं तो आप सोचिए कि हमारे देश में जो जेब्रा क्रॉसिंग सब बनाते हैं उसको दृष्टिबाधित व्यक्ति को कैसे पता चलेगा। उसी तरह से ये टॉयलेट, एक्सेसिबल टॉयलेट, ये मैंने जिनीवा लेक से दिया है। वहां पर जब मैं घूमने जाती थी तो लेक के हर 1 किलोमीटर एरिया पे ये टॉयलेट्स बने होते थे, तो मेरे लिए इतना इजी हो गया था। मैं ट्रेनिंग पे गई थी, वहां पर घूमने नहीं गई थी, बट शाम को जब हम फ्री हो जाते थे तो हम लोग घूमने जाते थे लेक पे और या दूसरी जगह देखने, तो मैं खूब जी भर के पानी पीती थी, जी भर के मैं जूसेस पी लेती थी। नहीं तो इंडिया में ये है मेरा हाल कि बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे लोग जो व्हीलचेयर यूजर्स हैं वो कहते हैं कि हम एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं मिलते तो हम पूरे दिन पानी नहीं पीते, घर आके पानी पीते हैं और घर आके ही टॉयलेट यूज करते हैं। तो कितनी विडंबना है कि एक जगह आप, गर्मी है, आप थक रहे हैं, पानी एक ऐसी चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए। हम 2 घूंट भी पानी पिए तो हमें लगता है कि सेटिस्फेक्शन है, लेकिन अगर टॉयलेट नहीं मिले तो कितना मुश्किल हो जाता है अपने आप को कंट्रोल करना। उसी तरीके से ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ
डस्टबिन का। डस्टबिन को भी इसी तरह बनाया गया कि इसकी हाइट व्हीलचेयर एक्सेसिबल है। तो मैं क्यों कहूँ किसी को अपना सामान ट्रैश या कूड़ा फेंकने के लिए, मैं खुद क्यों ना करूं। तो इंडिपेंडेंस इसके साथ जुड़ी हुई है, सम्मान इसके साथ जुड़ा हुआ है, और स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जो बहुत बड़ी बात है जो जुड़ी हुई है वो है डिग्निटी, कि हमारा जो समानता है वो सब चीजें इसमें जुड़ी हुई है। अफोर्डेबिलिटी, हम बहुत बार कहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं है। टाइम अगर हमारा सेव होता है, एनर्जी सेव हो रही है, तो वो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कन्वीनियंस, ये मैं आपको फोटोग्राफ जो दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक लोकलो बस है। ये लोकलो बस दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में बहुत सारी जगह चलनी शुरू हो गई है, जिनकी चेसी हाइट कम है और इसमें एक रैंप होता है, तो व्हीलचेयर यूजर या कोई क्रच यूजर या प्रैम यूजर आराम से इसके अंदर जा पाते हैं। उसी तरीके से ये बाइक शेयरिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं जो दिल्ली मेट्रो ने शुरू किए हैं, और इसके अलावा बीआरटी सिस्टम्स जो हमारे कंट्री में, बस रैपिड ट्रांजिट, उन्होंने शुरू किया है कि हम घर से जब बाहर निकले तो हम बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए या मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। तो इससे क्या फायदा हुआ, हमें फायदा हो गया। जो लोग ट्राईसाइकिल यूज करते हैं, जो लोग व्हीलचेयर यूज करते हैं, उनको फायदा हो गया, क्योंकि सड़कों पे इनके लिए जगह बन गई। तो हमारी सेफ्टी और हमारी कन्वीनियंस, हमारा टाइम बच गया। उसी तरीके से लो फ्लोर बस के अंदर ये जो मैं बता रही हूँ कि जगह बनाई गई है व्हीलचेयर यूजर्स के लिए, मेरी अपनी फोटोग्राफ है, और दिल्ली की हर बस में हम लोगों ने ये सिस्टम रखा है कि हमने व्हीलचेयर की स्पेस और एक ये बेल्ट लगा दी, जिससे कि दूसरे यात्री हमारे एरिया में ना घुसे, भीड़ होने पे हमें धक्का ना दे, और हम कंफर्टेबली अपनी जगह को यूज कर पाए। और जब बस को हमको रोकना होगा तो यहाँ पर एक ये छोटा सा बटन है, स्टॉप रिक्वेस्ट बटन, हम इसको दबा के और ड्राइवर को इन्फॉर्म करते हैं कि हमें स्टॉप पे रुकना है। ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल सिंबल है यहाँ पर, जिससे कि ये मालूम करने के लिए कि ये रिजर्व है स्पेस व्हीलचेयर यूजर्स के लिए। उसी तरीके से ट्रांजिट सिस्टम्स की, अगर मेट्रो सिस्टम्स की बात करें या रैपिड ट्रांजिट की बात करें, तो उसपे बहुत सारी सुगम्यता दी गई है। मैं आपको ज्यादातर पिक्चर्स व्हीलचेयर यूजर्स या क्रच यूजर्स दिखेगी, लेकिन मैं आपको बहुत सारी पिक्चर्स ब्लाइंड व्यक्तियों की, जो कि विजुअली पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, सेरेब्रल पॉलिसी है, उनकी भी दिखाऊंगी। नाउ ये जो व्यक्ति है, ये ही इज विद सेरेब्रल पॉलिसी, और मेट्रो सिस्टम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, और आना जाना उनके लिए बहुत इजी है। ये दिल्ली मेट्रो का इनॉग्रल 2004 में हुआ था, उसका फोटोग्राफ है मेरा, और ये हमने मेट्रो को पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ मैच करता हुआ बनाया है। जैसे कि इंडियन रेलवेज में देखेंगे कि ज्यादातर जो कोचेज है ऊंची है, बट यहाँ पर हमने बिल्कुल इक्वल दी है, तो आने जाने में बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी। ब्रह्मा मेट्रो जब आ रही थी तो उस समय बेंगलोर मेट्रो के अधिकारियों ने हमें बुलाया था कि आप हमें प्लान्स को देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, हमने सबने हेलमेट पहने हुए हैं, कि आप चेक करिए कि हमारा सिस्टम जो है वो एक्सेसिबल है कि नहीं, सुगम्य है कि नहीं। तो हमने उनके प्लान्स को देखना, स्टेशंस, बिल्डिंग्स को चेक करना, एक्सेस ऑडिट करना, ये सारा काम हमने किया। उसी तरीके से बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली में, जयपुर में, इंदौर में, लखनऊ में, बहुत सारी सिटीज में अब आ गया है इंडिया में। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि इवन द बस एंड द बस प्लेटफॉर्म, जो ये बस स्टॉप का जो वेटिंग एरिया है और बस की चेसी, ये मैच करें, सो दैट अंदर जाना आना इजी हो जाए, और हर बस स्टेशन पे रैंप बनाए, सो दैट अगेन पीपल विद डिसेबिलिटीज आर पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रांजिट सिस्टम। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत जरूरी है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करें। सिर्फ ये कमर्शियल बेनिफिट्स नहीं होता, बल्कि इससे ये फायदा होता है कि बुजुर्गों और जो लोग हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनको, और मेडिकल कंडीशंस के लोगों को फायदा हो जाता है, क्योंकि जो हमारे लिए सुगम्य है वो सबके लिए सुगम्य है। उसी तरीके से हमने एक ये प्रोटोटाइप लिफ्ट बनाई इंडियन रेलवेज के लिए, और पहली बार ये डेमो हमने किया था दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, कि ये लिफ्ट एक व्हीलचेयर यूजर को स्टेशन से लेके आएगी और इसके बाद कनेक्ट करेगी रेलवे कोच तक। तो जो कोच फॉर द डिसेबल जो बनी हुई है, उसके साथ कनेक्ट करने से हम लोगों को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। अक्सर व्हीलचेयर यूजर इंडियन रेलवेज में ट्रैवल नहीं कर पाती है, और इतना पैसा भी नहीं होता कि हम बाय एयर ट्रैवल करें, तो हम ना बस में जा पा रहे हैं, ना ट्रेन में जा पा रहे हैं,
हम बाय एयर ट्रैवल कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को कहीं भी यातायात करने का अधिकार नहीं है। और ये अगर हम राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट करें तो वो कहता है कि आपको सब जगह जाने का अधिकार है, सब चीजों को यूज करने का अधिकार है। इसलिए हमें थोड़ा सा R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके सुगम्यता लानी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा रूरल लाइफ के, एक ग्रामीण क्षेत्र की जिंदगी के बारे में भी बताना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि शहरों में आराम से सुगम्यता आ जाती है, लेकिन हम गांवों में कैसे करें। तो ये मेरी कुछ स्लाइड्स हैं जो आपको बताएंगी। पानी तक एक्सेस, हमने देखा कि हैंडपंप होते हैं, कुएं होते हैं, और वहां से पानी लाना बहुत मुश्किल होता है। एंड इफ पीपल विद डिसेबिलिटीज अगर वहां पर हो जाए तो उनके लिए तो ये नामुमकिन है। उसी तरीके से हमने देखा है कि पतली सड़कें होती हैं और लेवल डिफरेंसेस बहुत होते हैं, ऊपर नीचे होता है, कच्चा रास्ता होता है, पत्थरों से भरा हुआ, ईंटों से भरा हुआ, और नालियां भी होती है, खुली नालियां होती है। तो कैसे पीपल विद डिसेबिलिटीज इसको कैसे यूज करेंगे। सेल्फ केयर, सैनिटेशन, हमने देखा है बहुत सारे गांवों में, इवन जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अक्सर नीचे बैठ के खाना बनाती हैं। उनका रोजमर्रा का कार्यक्रम जो होता है, रोजमर्रा का घर को देखना, बच्चों को देखना, खाना बनाना, बर्तन करना, सफाई करना, डोमेस्टिक वर्क, ये भी नीचे बैठ के होता है। तो टॉयलेट सीट्स वगैरह भी उसी तरह से नीचे इंडियन टॉयलेट सीट्स बनाई गई होती है। बट अगर हम कुछ ऐसी चीजें कंसीडर कर लें, लोकल सोल्यूशंस, जैसे नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो बैम्बू बहुत अच्छी तरह एबंडेंट आपको मिलता है। बैम्बू से हम ग्रैब बार्स, हैंड रेल्स बना सकते हैं। रूरल पाथवे में हम इस तरह से कर सकते हैं कि खुली नालियों पे हम एक कोई कवरिंग दे सकते हैं कि जब उनको क्लीन करना हो, साफ करना हो, तो वो कवर हटा दें, और जब वो साफ नहीं करना हो, रोज के यूज में आ रहा है, तो ट्राईसाइकिल यूजर्स जा रहे हैं या क्लच यूजर्स जा रहे हैं, तो उनको कवर करके रखें। वाटर पॉइंट्स को हम ये कर सकते हैं कि पानी पीने की व्यवस्था या जैसे पानी लाने की व्यवस्था है, उस पर एक पॉइंट हमारा एक नल जो हो नीचे हो, और ऐसी जगह हो जहां पर आना जाने में कोई दिक्कत ना आए। ये मैं आपको एक छोटा सा 2-3 स्लाइड्स है, केस स्टडी दिखा रही हूँ कि जब अंजार गुजरात में 2005 में जब अर्थक्वेक आया था, तो उस समय भूकंप आने के बाद पूरा गुजरात के बहुत सारे शहर अस्त व्यस्त हो गए थे, पूरे ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से टूट गए थे। तो हम लोगों ने ये पैराप्लेजिक शेल्टर होम का निर्माण का डिजाइन किया था, और ये ड्राइंग्स में हम खुद लगे थे कि किस तरीके से घरों में भी अगर कोई झोपड़ी है उसमें भी हम रेलिंग, रैंप लगा के किस तरह से सुगम्य बना सकते हैं। तो ये टॉयलेट के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया, किचन के ऊपर ध्यान दिया। टॉयलेट हमने ऐसे बनाए कि उसके अंदर हमने सीमेंट की बेंच बना दी, और उस बेंच के ऊपर ही वाटर पॉइंट्स रखे, पानी नल की व्यवस्था। तो बहुत सारी महिलाएं और पुरुष जिनको पैराप्लीजिया हो गया था भूकंप में, दीवारें वगैरह गिरने से, चोट लगने से, तो उन्होंने ये टॉयलेट को बहुत अच्छा माना और उनको यूज करने में आसानी हुई। इस पे यहीं पे बैठ के वो अपने कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये वाला काम कर लेते थे। और एक हमने स्टूल दिया जिसके ऊपर वो अपना नहाना धोना कर लेते थे। तो इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। अब ये जो झोपड़ियां वहां पर बनी थी अंजार में, कच्छ गुजरात में, वहां पर झोपड़ियों में हमने रैंप दिया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्हीलचेयर फोल्ड करके रखी गई है। यहाँ पर एक फैमिली में ही 3 लोगों को पैराप्लीजिया हुआ था और उसके लिए उनको व्हीलचेयर यूज करना था। तो ये रैंप बिल्कुल मिट्टी और जो काउडंग है और उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा इसमें चूना मिक्स करके हम लोगों ने इसको रैंप बनाया था। इस तरह से किचन, सो ये महिला को स्पाइनल इंजरी हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं कुकिंग नहीं छोड़ूंगी, कुकिंग तो मैं करूंगी, मेरा आप जो किचन है ऊपर की तरफ डिजाइन करिए। तो स्टोव को हमने इस तरह से रखा कि स्टोव इनकी हाइट पे है, और बाकी कटिंग चॉपिंग जो उन्होंने खाना काटना है, बनाना है, धोना है, वो सब, ये सिंक है, ये सब इनकी सिटिंग हाइट पे। उसी तरह से ये महिला जो व्हीलचेयर तो नहीं यूज करती थी, चेयर यूज करती थी, क्योंकि उनको भी चोट लगी थी कमर में, लेकिन वो उठ बैठ लेती थी। तो उनका भी सारा हम लोगों ने डिजाइन इस तरह से किया कि एक्सेसिबल हो। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है करना, सिर्फ एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस हम ले लें, यूजर से पूछ ले आपको क्या चाहिए और हम कर सकते हैं। तो उस समय 2005 में हमारे पास ग्रैब बार्स नहीं थे। उस समय पहली बार हमने जब ये किया तो गांव में था, तो हमने GI पाइप, जो प्लम्बिंग लाइंस में जो पाइप यूज होती है, उनको यूज करके ग्रैब बार्स बनाए। और ये जो महिला, इनको पैराप्लीजिया हुआ,
और इन्होंने हमें बताया कि मैं इस तरह से इसको यूज कर लेती हूँ और मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ट्रांसफर करना, और मेरे पति को मदद नहीं करनी पड़ती, मैं खुद टॉयलेट यूज कर लेती हूँ। सो फाइनली हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सुगम्य वातावरण, एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, नीड ऑफ द आवर। अब ये हम इसको 1995 में जब पहला एक्ट आया था, हमारा अधिकारिकता अधिनियम आया था विकलांगता के ऊपर, तब भी हमने बात की थी। पर अब 2016 का जो अधिनियम है ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मैंडेटरी कहता है कि हमें हर जगह सुगम्य वातावरण बनाना है, सो दैट हम कोई भी एक्टिविटी करें, लिव वर्क एंड प्ले, ये एसेंस है लाइफ का। जिंदगी जिए, काम करें और खेले कूदे। हर किसी व्यक्ति को एक्सेसिबिलिटी की जरूरत है, चाहे वो हम एजुकेशन की बात करें, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टेक्निकल टर्शरी एजुकेशन हो, हम एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर सुगम्यता है तो बहुत आराम से कोई भी विकलांग व्यक्ति काम कर सकता है। ये एक दृष्टिबाधित व्यक्ति है और उनके जो कंप्यूटर है उसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर डाला गया है, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर भी ऑपरेट कर पा रहे हैं। रोजमर्रा का कार्यक्रम जो भी काम करना है, एक लाइफ जिसे हमें समानता, सुरक्षा और स्वतंत्रता से जीनी है, तो ये महिला हम दिखा रहे हैं कि कढ़ाई बुनाई का काम भी कर रही है, किचन का काम भी कर रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ हमें जरूरत है कि हम ये डिसाइड कर लें कि हमें करना है, और जो कल निकल गया वो नहीं, जो कल आने वाला वो नहीं, आज अभी से हमें अपना माइंडसेट बनाना है। और यही रियल इंक्लूजन है। ये मैंने फोटोग्राफ ली है दिल्ली के कॉलेजेस में, जहां पर हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स किए थे। बहुत सारे, अब तो सुगम्य भारत अभियान के अंदर में बहुत सारे स्टेट्स में, 27 स्टेट्स में ऑडिट्स हुए, असम में हुआ है, सिक्किम में हुए हैं, और इसके अलावा मणिपुर में हुए हैं, बहुत सारे ऑडिट्स हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी। और उन सभी जगह में हमने ये देखा कि अगर हम ये कर दें तो रियल इंक्लूजन, जो सही में समावेश है, वो पॉसिबल है। सो फाइनली रिकमेंडेशंस की, अगर हम एडिट्यूडनल बैरियर्स, जो हमारे दिमाग के जो हमारे भ्रम है, उनको हटा दें और फिजिकल बैरियर्स पे ध्यान दें, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स को बिल्कुल दूर कर दें, तो हम एक सुगम्य वातावरण पा सकते हैं। और हमें जरूरत है कि ट्विन ट्रैक अप्रोच, मतलब यूनिवर्सल डिजाइन, और उसके साथ साथ बॉटम अप एंड टॉप डाउन, ऊपर से पॉलिसियों को देखते हुए मैंडेट करें और नीचे से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साथ लेके उनसे पूछे क्या जरूरत है, क्या करना है। और जो भी लोकली हमें मिल रहा है, हमें टोक्यो से, जापान से मंगाने की जरूरत नहीं है। भारतवर्ष अपने आप में सक्षम है, हम उसको करें। सो फाइनली एक्सक्लूजन एक रियल थ्रेट है, अब हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इक्विटी, सबको समान अवसर देना, ये हमारा डेमोक्रेटिक गोल है। भारत जो देश है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इकोनॉमिक रिसेशन, अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम रोज तोड़े रोज बनाए। हमें अभी जो बनाना है, जो नए भवन बन रहे हैं, उसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि उसमें कोई कमी त्रुटि ना रह जाए। जितनी भी चीजें मैंने बनाई, आपको अभी बताई, और जो पुराने बने हुए हैं उनको भी रेट्रोफिट करना है, और ब्रिक बाय ब्रिक हमें इंडिया को चेंज करना है, सुगम्य बनाना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अवसर के लिए। सिक्किम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और आप सब लोगों को जो इस वेबिनार में आज जुड़े। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर है, तो कोई भी व्यक्ति अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहेगा समर्थन से, हम लोग बहुत खुशी होगी हमें आपसे कनेक्ट करने में। और नॉर्थ ईस्ट में अभी बहुत काम करना बाकी है, एक बहुत लंबी जर्नी है जो हम लोगों ने सुगम्यता को अचीव करने के लिए तय करनी है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कभी भी चाहते हैं कि हम आपके किसी काम आ पाए, मैं आपके किसी काम आ पाऊं, तो डेफिनेटली प्लीज कांटेक्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सुगमता के विषय में सारगर्भित जानकारी आज इस प्लेटफॉर्म पर सभी जुड़े प्रतिभागियों को मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि जिन लोगों के कुछ प्रश्न हैं या क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं मैम से, वो चैट बॉक्स में लिखें प्लीज, जिससे हम मैम से आप तक उसका आंसर पहुंचा सकें। प्लीज यदि कोई आपके हैं क्वेश्चन आंसर तो आप जरूर हमारे चैट बॉक्स में लिखें, जिससे हम मैम से पूछकर मैम उसका जवाब दे सकें आपको।
प्रश्न आया है चैट बॉक्स में कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकते हैं सुगम्यता को बढ़ाने के लिए। जी मैम ये श्रृंखला राय आपने पूछा है व्हाट कैन अ फिजियोथेरेपिस्ट डू। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो ज्यादातर असेसमेंट करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, या आप एक्टिव पैसिव जो एक्सरसाइजेस कराते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि सुगम्यता अगर भक्तों में हो तो एक व्यक्ति जो डिसेबल्ड है, एक महिला जो डिसेबल्ड है, उसके लिए लाइफ इजी हो जाती है। तो आई थिंक व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली एडवोकेट फॉर इट। आप इसके लिए एडवोकेसी करें, जिन जिन जगहों पे आप जाते हैं उनसे चर्चा करें, और क्योंकि ये मैंडेट है गवर्नमेंट का और पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, तो जहां ये सुविधाएं नहीं है उसके लिए बातचीत करें। आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू कैन डू। मेरी अपनी फिजियोथेरेपिस्ट है जो IPH से ग्रेजुएटेड है, और वो जब मेरे साथ जुड़ी तो वो आई थी फिजियोथेरेपिस्ट बन के, बट वो अब मेरे साथ एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर बन गई है। एंड वो बड़ी उनको खुशी होती है कि जब वो जितने भी पब्लिक स्पेसेस में हमारे साथ जाती है, देन शी सेज कि हाँ रैंप का ग्रेडिंग ऐसा होना चाहिए, रेलिंग्स ऐसी होनी चाहिए, स्टेप हाइट ऐसी होनी चाहिए। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने अपनी जानकारी के साथ सुगम्यता की जानकारी को, ज्ञान को जोड़ा और वो एक कदम और आगे बढ़ी। सो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप कनेक्ट करना चाहें मेरे साथ, आई एम लीविंग माई नंबर वंस अगेन इन द चैट बॉक्स। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। गुड आफ्टरनून। बोलिए रेशमा जी, आप बोलिए क्या पूछना चाहती हैं? Can you speak something about the accessible toilet in English, because we cannot understand Hindi. Many of us Yes. are not speaking Hindi. Speak. Yes, sure. In fact, I also felt that need, and since Vishal started with such a very appropriate strong Hindi, I thought I have to speak in Hindi. But many of Okay. us come from non-speaking. No problems. So I do understand that need. The accessible toilet is one which is bigger enough to have a cubicle of 2 meters by 2.2 meters. And the toilet door should be wide enough, at least 900 millimeters. The toilet door should open outside, and the lady I showed in the wheelchair, she was using a wheelchair, she has to go next to the WC. We can't leave the wheelchair outside the toilet door. And then internally we have to provide the grab bars, so that there is one on the WC side, the transferring side, another on the wall side, and then we need to have the wash basin with the leg space, knee space. Stanley, if you want, I have given you my mobile number. You can drop a WhatsApp message. I can send you the guidelines on this. Okay. And if you want to Google, I am just typing it here. If you can Google the harmonized guidelines and space standards. I'm putting in the chat box, and you can Google it and find it out. This will give you the entire list of accessible environment. And beside that also, if you have personal question, you can always put in on my WhatsApp. Yeah, but in the same time, the video is very helpful, because we are teaching the students to do the same, but we ourselves are not handicapped. We cannot do this much practical exposure is given to us. Thank you very much, madam. Okay, so I will share with Vishal Pandey. I'll share the video, and you can put it. Vishal ji, आप इनके साथ circulate कर दीजिए, so that they get access to it. और कभी भी इनको कोई ट्रेनिंग करनी है या कोई बनाना है accessible toilet, तो उसको देख के भी they will get very good information. Okay, thank you. Thank you. Okay. Thank you for your question, Stanley. Yeah. And now I think Reshma wanted to speak something. Good afternoon, Reshma. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for covering such an important session. But what I personally feel that lack of accessible environment make person with disabled more dependent and vulnerable. So what could be the small things that we need to work on? And since the major issue is lack of funding and the resource, especially in our areas, so what are the small things that we can work on it? Could you please explain on Yes, this? Reshma. Yes, definitely. Thank you so much for this question. I do agree that people with disabilities becomes more vulnerable and more dependent if the accessible environment is not provided, and that's the reason the entire presentation that I've shown gives you the input of what needs to be done. So there are certain non-negotiable, such as
approach to the building, which needs to be accessible, ramp, steps and stairs, ramp and steps and stairs all with handrails, accessible toilet, signages. If it is a public building, big building, if it is a school, if it's a college, everywhere we need the signage. We also need access to the drinking water facility. We also need emergency evacuation system should be accessible. So as I said, if you go to the Harmonized Guidelines and Space Standards 2016 document, this is a national standard right now. You can Google it out, you will find a lot of information there, and you have to take baby steps. We can't do everything overnight. In northeast areas, I do understand there are a lot of challenges because of the terrain, because of the weather, because of many other issues. So what is important is that we need to look at it from the perspective of low-hanging fruits, what we can do immediately. So making a RAM with 1 in 15 gradient might be challenging, but even if you provide a little bit of a RAM with the handrails, like 1 in 12 gradient RAM, it is possible. Signage are possible. Painting the color contrast on the edges of the steps are possible. Making an accessible toilet at a level area is possible. You just require somewhat around 75,000 to 80,000 rupees for an accessible toilet. And just to tell you this information, that the funds are no more deterrent now. Under the Accessible India campaign, every state has got the funds to do the retrofittings. So my submission to you all is, just check with your state governments through your organization or wherever you are working to access that fund. We have to make India accessible by June 2022. That means we just have 1 year. And I know we can't make India accessible in this 1 year. It's a big, big challenge, but we have to make the big deal. So some certain non-negotiables that I'm talking about right now can actually give you a lot of benefit. I hope I have answered your question, Reshma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. And ma'am, by the way, you already covered the universal design also. So since I teach I go to school, elementary school. So do you have such a universal design separate for the lesson plan, or lesson plan will be like that only? No, the lesson plan is completely different for children with disabilities. So if you happen to go to the Diksha platform, I'm typing in the chat box. The Diksha platform is the platform by the Government of India, and here you will find a lot of information on students with special needs, students who are disabled. So the Diksha platform is an online platform by MHRD, and there are a lot of modules how to teach and train children with disabilities, and also the teaching learning methodology has been given in this particular Diksha platform. We are also we also have certain guidelines from NCERT. So Reshma, again, if you want to send me a WhatsApp, I'll be happy to send you all these guidelines, PDF versions. If I would have been aware of it, I would have shared here, but I will also share with Vishal Pandey ji, and I'm sure he will pass it on to CRC Sikkim. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're welcome. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए सीआरसी सिक्किम के स्पेशल एजुकेटर मिस्टर मनीष कुमार जी को आमंत्रित कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में वोट ऑफ थैंक्स। मनीष कुमार जी। धन्यवाद सर। आज के इस विशेष संगोष्ठी पर मैं मनीष कुमार आप सभी प्रबुद्धजनों को जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर प्रदान करने हेतु अपने निदेशक महोदय मैडम और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर को तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह अवसर प्रदान किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परम श्रेय आदरणीय डॉक्टर हिमांशु सर को जो कि NIPVD देहरादून के निदेशक हैं। सर के प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से हम लोग ये वेबिनार कराने में सफल हो रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अंजलि अग्रवाल मैडम, नेशनल अवार्डी, संस्थापक एवं कार्यकारी निदेशक समर्थम, नई दिल्ली, सदस्य नीति आयोग, भारत सरकार। मैडम के द्वारा बताया गया कि कैसे हम दिव्यांग जनों के जीवन को सुगम बनाएं। भारत सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा की तथा बसों को, ट्रेनों को दिव्यांग जनों के लिए कैसे सुगम बनाया जाए जिससे उनको ट्रेवल करने में आसान हो जाए।
मेट्रो सिटी में बहुत सारी बदलाव हुई हैं। मैम ने उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। गांव में रहने वाले दिव्यांगजनों को उनके जीवन को कैसे सुगम बनाया जाए, इस पर भी चर्चा की। आज के जितने भी प्रतिभागी हैं निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे तथा उन बातों को फॉलो कर निश्चित रूप से दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने में उनको एक नई दिशा मिलेगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने CRC सिक्किम के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मिस आयरिस मैडम का। आपके मार्गदर्शन के बिना ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना मुश्किल होता है। आपके कुशल सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा NIEPVD के राजेंद्र नेगी सर तथा टेक्निकल टीम को, CRC सिक्किम से जुड़े नीरज सर, राजेश सर को तथा सिक्किम के गायत्री थापा मैम को, दिल्ली से डॉक्टर संतोष कुमार सर को। आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विशाल कांत पांडे सर एवं CRC सिक्किम के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग एवं कड़ी मेहनत के कारण ही आज का कार्यक्रम सुचारू ढंग से संचालित हो सका। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के समस्त जुड़े प्रतिभागियों का, जिनके बिना ये प्रोग्राम सफल होना बहुत ही मुश्किल था। आप लोगों का साथ ही इस प्रोग्राम को सफल बनाया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी प्रेम और इसी विश्वास से जुड़े रहें, जिससे हम लोग CRC सिक्किम की ओर से ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम करवाते रहें और हम सभी का मनोबल इसी से बढ़ता है, आपकी सहयोग से, आपकी सहभागिता से। इसी आशा के साथ कि आप अगले कार्यक्रमों में भी इसी तरह से जुड़ेंगे, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका फीडबैक लिंक आपके चैट बॉक्स में दी गई है, कृपया आप लोग उसको फुलफिल कर लें। और मैं अपने कोऑर्डिनेटर महोदय की अनुमति के साथ, मैं रिसोर्स पर्सन की अनुमति के साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्त करने की घोषणा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी एंड सभी को। आई एम वेरी थैंकफुल for all of you who have gathered here, 91 people. I'm going to send my presentation and some of the material to CRC Sikkim through Vishal Pandey, and I'm sure it will reach all of you. So please be connected and we look forward to be part of this entire endeavor once again. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. थैंक यू मैडम, थैंक यू। सभी को फीडबैक लिंक भेज दिया गया है चैट बॉक्स में, कृपया आप लोग फुलफिल करें, जिससे हम समय से आपको सर्टिफिकेट प्रदान कर सकें। प्लीज आप लोग उसको देखकर उसमें जो है उसको आप भर दें प्लीज। और इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी हमसे जुड़े, और जिन लोगों का नाम किसी कारणवश या हम नहीं ले पा रहे या हमसे भूल हुई है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आगे आप लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।